Good afternoon. In the last class, we started Fourier transform, and we saw that from time domain to frequency domain, we can use Fourier series of Fourier transform depending upon the signal which is in the time domain. If it is periodic, we will use Fourier series. If it is aperiodic, we will use Fourier transform. Someone was asking the doubt, why do we need to convert time to frequency? What is the requirement? देखो, जब हम नॉर्मल कम्युनिकेशंस में आगे बढ़ रहे थे, तो सबसे पहले जो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह रिसीव हुआ, वो बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी पे था, किलोहर्ट्ज में। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह की जो ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है सपोज, और हमने एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेजा और ये बहुत कम फ्रिक्वेंसी पे था, हर्ट्ज में भी किलो हर्ट्ज। बट आजकल जो आप कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं या आने वाले टाइम पे जो यूज करेंगे, वो 10⁻⁶ हर्ट्ज टू 10⁻⁹ हर्ट्ज में जाएगा, 9 हर्ट्ज टू 10⁻12 हर्ट्ज पे जाएगा। तो ये हो गया मेगा हर्ट्ज, ये हो गया गीगा हर्ट्ज, एंड ये हो गया टेरा हर्ट्ज। तो आपका जो टीवी है और एफएम है, वो इस पे आज भी काम कर रहा है। गीगा हर्ट्ज में ब्लूटूथ, वाईफाई, और ये आने वाले टाइम पे फ्यूचर कम्युनिकेशन, दैट इज इन टेरा हर्ट्ज रेंज। नाउ इफ आई कैलकुलेट द टाइम, so time will be 1 by 10⁶ second here, 1 by 10⁹ second here, 1 by 10⁻12 seconds here. If I want to design a system at such high frequencies, the time period would be very, very less. It is pico, nano, and micro. So time is very, very less. To analyze a signal in such a small time period is not feasible. So another reason to convert a system from time domain to frequency domain is that analyzing the system is very much easier. We can develop such frequencies which can be analyzed up to terahertz range. But it is not feasible to analyze a system in such a small time period, picoseconds. So that is why there was a need to convert a system from time domain to frequency domain. That is a practical thing. Another mathematical thing is that अभी हम जब फोरियर ट्रांसफॉर्म में पढ़ेंगे कि जो हमारा एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी था टाइम डोमेन के अंदर, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में बन जाता है एक्स जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा. So convolution was a typical process in the time domain, but it gets very much easier during the frequency domain. Another thing we would see another advantage is, if a system is stable, we have to find out in the time domain whether a system is stable or not. We will see further in further classes, if a system is Fourier transformable, then it would be directly stable. So
फ्रीक्वेंसी डोमेन की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं जब हम एक सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। सपोज आपको कोई डिवाइस डिजाइन करने के लिए, so you have to be very very careful from the user and how the user is going to use it. For that purpose you have to keep in mind all the design constraints as well as the constraints related to the system stability and the performance, keeping in the mind how the user is going to use. मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था कि जब मोबाइल फोन डिजाइन हो रहा था तो वो सिर्फ वर्टिकल पोजीशन में या थोड़ा सा एंगुलर पोजीशन में हमने यहाँ पर डिजाइन किया कि आप इस पोजीशन में आप फोन को सुनेंगे तो एंटीना का जो एरिया था, जो रेडिएशन पैटर्न था, वो उस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। बट जब हमने ये देखा कि जैसे ही मोबाइल फोन आया तो कोई लेट के, कोई उठ के, कोई बैठ के, दुनिया भर के तरीकों से मोबाइल फोन्स को यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल फोन्स के अंदर जो एंटीनास को लगाना पड़ा वो दूसरे तरीके से लगाना पड़ा। तो यूजर हमें बताते हैं, जब हम इंजीनियर्स हैं, यूजर्स हमें बताते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम अपने डिजाइन को चेंज करते हैं, है ना। जैसे आजकल सिर्फ कैमरास पे काम चल रहा है, कोई क्वाड कैम निकाल रहा है, कोई पेंटा कैम निकाल रहा है, कोई हेक्सा कैम निकाल रहा है, 6 कैमरे, 7 कैमरे फोन के अंदर लगा रहे हैं, है ना। तो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है कि अगर इसमें ये चीज और होती तो वो R&D को प्रोसेस करते हैं। तो जब हम सिस्टम की, इसीलिए जब हम सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे डिजाइन कॉन्स्टेंट्स को अपने माइंड में सारी पॉसिबिलिटी, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगा देते हैं। तो वो सिस्टम को एनालाइज करना हमने ये देखा कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में बहुत ज्यादा आसान है विद रिस्पेक्ट टू एज कंपेयर टू टाइम डोमेन। So that was the need of converting or shifting from time domain to frequency domain. And first method of shifting from time domain to frequency domain is Fourier series or Fourier transform. If the signal is periodic, then we will use Fourier series. If the signal is aperiodic, then we will use Fourier transform. तो इसकी भी अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि अगर कोई सिग्नल है एफ ओमेगा, so minus infinity to infinity f t e to the power minus j omega t dt and f t is equals to 1 upon 2 pi minus infinity to infinity f omega e to the power j omega t d omega. So there was two formulas, and based on these two formulas we calculated Fourier transform of e to the power minus at ut, and it was 1 upon a plus j omega. Then we calculate the Fourier transform of e to the power at ut u minus t, and it was, we saw, j omega. So from here we could say that ft का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर f ओमेगा है तो f माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म f माइनस ओमेगा होगा। सो दिस वाज टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। हमने दोनों सिग्नल ड्रॉ किए थे। दिस वाज e to the power minus at ut and it was e to the power at u minus t। अगर मैं इन दोनों सिग्नल्स को ऐड करता हूं तो सपोज वी गेट एफ टी प्लस एफ माइनस टी, इन दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो सपोज दिस इज एफ ओमेगा। एफ ओमेगा इज 2a upon a square plus omega square. If I write
f minus omega, I would get 2a upon a square plus omega square. So f omega is equals to f minus omega. It means signal is even, and it is purely real as well. तो अब देखो, जब हम इवन और ऑड सिग्नल्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि whenever we add ft plus f minus t, it will always be even, and we saw it is real. If ft is real and ft is even, we will get f omega real and even. ठीक है, यही चीज सेम फोरियर सीरीज में भी थी. इफ एफ टी वॉज रियल एंड इवन, इन दैट केस फोरियर सीरीज कोफिशिएंट वॉज प्योरली रियल एंड इवन. अगर हम एफ टी माइनस एफ माइनस टी का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट देखते हैं तो ये होगा 2j ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सपोज दिस इज एफ डैश ओमेगा. So f dash omega is equals to 2j omega a square plus omega square. F dash minus omega is equals to minus 2j omega a square plus omega square. It means f dash omega is equals to minus f dash minus omega. It means this is odd and purely imaginary. If ft, ये क्या है, ये odd signal है. If ft is real and odd, in that case Fourier transform will be purely imaginary and odd. Purely imaginary and odd. इसको लिख लो, Fourier transform of real and even signal is always purely real and even. Second, Fourier transform of real and odd signal is always purely imaginary and odd. तो हमारे पास ये सिग्नल था, ये था e to the power minus at mu t minus e to the power at u minus t. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिला 2j ओमेगा ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. इफ ये जो सिग्नल है, सपोज इस सिग्नल को मैं ले लेता हूँ f1t लिमिट a टेंड्स टू 0 f1t. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा?
सपोज ये है F1 ओमेगा, तो ये भी यहाँ पे होगा A डैश टू 0 F ओमेगा, इट विल बी 2j omega by omega square, it means it will be 2j by omega. देखो F1t को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो e टू द पावर माइनस ए टी यू टी ये है, माइनस e टू द पावर ए टी यू टी ये, so it is e to the power minus a t u t, this is e to the power minus a e to the power a t u minus माइनस। अगर आप a को जीरो करोगे, अगर आप a को जीरो करोगे यानी कि e टू द पावर माइनस ए टी में अगर आप a को जीरो करोगे तो ये कहां जाएगा, 1 की तरफ। ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर जीरो इज 1। अगर आप e टू द पावर ए टी में जीरो करोगे तो ये यहां से सपोज ये स्टार्ट हुआ होगा तो ये 1 की तरफ जाएगा और ये वाला -1 की तरफ जाएगा। सो लिमिट अगर आप लिमिट a टेंड्स टू 0 f1t करते हो तो दिस इज द सिग्नल। सपोज दिस इज f2t प्लस 1 माइनस 1। सो f2t इज limit a tends to 0 f1t and the Fourier transform of this signal is 2j by omega। और ये कौन सा सिग्नल है, दिस सिग्नल वी यूज टू कॉल सिग्नम फंक्शन, सिग्नम t। So what is signum t? Signum t is equals to 2 ut minus 1 and it is 1 for t greater than 0 and minus 1 for t less than 0. It is known as signum function. Signum function, and the value of signum function is 2 ut minus 1. We have seen this earlier. So for the Fourier series transform of the signum t is 2j by omega, is 2j by omega. It is very important. Find, क्वेश्चन लिखते हैं, find the Fourier transform of impulse signal. Find the Fourier transform of del t. So f omega is equals to minus infinity to infinity del t to the power minus j omega t dt. So del t into any function becomes e to the power minus infinity to infinity del t into e to the power minus 0 dt. Now it becomes minus infinity to infinity del t dt, which is equals to 1. तो del t का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या हो जाता है, 1। Now it is very interesting.
जब हमें किसी भी सिग्नल को del t इज ए टेस्ट सिग्नल, del t इज ए टेस्ट सिग्नल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट सिग्नल। बहुत सारे केसेस में हम del t को ही यूज करते हैं स्टेबिलिटी इंक्रीज, स्टेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, तो टाइम डोमेन में del t इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिग्नल। In time domain, del t has amplitude almost infinite, but area is equals to 1, and del t is like that, or a tends to 0. A tends to 0, it goes to infinite, it goes to 0. The x-axis goes to, time axis goes to 0. So it is an impulse which gives very high amplitude, extremely high amplitude for a short duration of time. So getting the infinite amplitude is not so easy, it's not practical. So in the time domain, analyzing this signal is very complicated, while in frequency domain, it becomes the simplest signal. Simplest signal, that is one simple DC signal, one mode. So that is why we had to move time domain to frequency domain. And I told you, if any, if you want to calculate, if you want to calculate the system, कोई भी किसी भी सिस्टम को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसको पहले del t दे दो यहां, और उसका कन्वोल्यूशन कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एच टी। अब आपको क्या करना है, 1 × H j ओमेगा। कन्वोल्यूशन बिकम्स मल्टीप्लीकेशन, del t becomes 1, ht becomes h omega or h j omega. So you can easily get the impulse response of the system, and you can easily identify the type of the system. The analyzing of the system is very much easier in the time domain as compared to the frequency domain. ठीक है, नाउ टाइम डोमेन में del t का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 है। अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर मैं del ओमेगा ले लेता हूं, सो व्हाट वुड बी द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ del ओमेगा। तो इसको देखते हैं, एफ टी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी del ओमेगा e to the power j omega t d omega, again 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी del ओमेगा, ये हो गया 1 d ओमेगा। सो वी विल गेट, सो del ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म वुड बी 1/2 पाई। तो इसको जरा बड़े एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर कोई भी हमारे पास सिग्नल है एफ टी और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिलता है पी ओमेगा, पी ओमेगा, जैसे हमारे पास del t था, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या मिला, 1 1 1, suppose 1 is p omega. Now if I want to calculate the Fourier transform of, this is the Fourier transform,
देखो डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म था 1, अगर 1/2 पाई का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने तो वो क्या मिलेगा, डेल ओमेगा, अभी हमने देखा। और अगर 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो वो क्या मिलेगा, 2 पाई इधर चला गया, 2 पाई डेल ओमेगा। तो अब आप जरा यहां पर ध्यान से देखो, डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 था, अगर मुझे 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना पड़े तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई करो और वापस से वो सिग्नल इधर रख दो। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पी टी, it would be 2 pi f omega, 2 pi f omega. Actually, this is not the case exactly. You will exactly get f minus omega. We will get this sorted out later. इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो यानी कि अगर कोई सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है तो उसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इस प्रॉपर्टी को हम बहुत डिटेल में आगे देखने वाले हैं, बट ध्यान रखना कि 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 2 पाई डेल ओमेगा। दिस इज कॉल्ड डुअलिटी प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड डुअलिटी प्रॉपर्टी। So we can say Fourier transform of del t is 1, Fourier transform of 1 is 2 pi del omega. What is Fourier transform of, अगर मुझे इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पता करना हो, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। देखो एफ ओमेगा इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ टी e to the power minus j omega naught omega t dt. So f omega minus omega naught would be minus infinity to infinity f t e to the power minus j omega t into e to the power j omega naught t dt. ओमेगा की जगह क्या रख दोगे, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट. In the last you have to get ft e to the power j omega naught t e to the power minus j omega naught omega t dt. So what do we get? Frequency shifting property. It is called, this is called frequency shifting property. So अगर आपके पास एफ टी है और आप उसमें e to the power j ओमेगा नॉट टी का मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको मिल जाता है एफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट. अगर आपके पास एफ टी है, आप उसमें e to the power माइनस जी ओमेगा नॉट टी का मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको मिल जाता है एफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट फोरियर ट्रांसफॉर्म. वेयर एफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था वो क्या था, देखो 1/2 पाई का फोरियर ट्रांसफॉर्म था डेल ओमेगा, 1/2 पाई e to the power माइनस जे ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, डेल ओमेगा माइनस
ओमेगा नॉट। सिमिलरली 1/2 पाई ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। इन दोनों को ऐड करते हैं अगर, तो व्हाट इफ वी ऐड दीज टू, सो 1/2 पाई e to the power j omega naught t e to the power माइनस j omega naught t, इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या मिलेगा हमको, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये क्या हो गया, 2 cos ओमेगा टी, तो 1/2 पाई 2 cos ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। 2 से 2 कैंसिल, cos ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल गया आपको पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। So that is how we can calculate the Fourier transform of cos omega naught t very easily. Now one can say, sir, cos omega naught t is a periodic signal. How can you calculate the Fourier transform of a periodic signal like that? We should have expressed it into the Fourier series by in the form of Fourier transform. The answer is that yes, a periodic signal can be converted into Fourier series as well as in Fourier transform can be computed even if, even and only and only if this system is stable, or if this system is bounded. If particular signal is bounded, then it can be calculate, then we can calculate the Fourier transform of this signal, and irrespective of the signal is periodic or aperiodic, we can calculate the Fourier transform as well as the Fourier series. We can express this signal in the Fourier series. कैसे express करते हो आप इसको, अगर आपको फोरियर सीरीज में एक्सप्रेस करना है तो e टू द पावर j ओमेगा नॉट t प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t डिवाइड बाई टू, ऐसे ही तो करते हो एक्सप्रेस। तो cos ओमेगा नॉट t इज इक्वल्स टू दिस इज नथिंग बट फोरियर सीरीज, और ये क्या हुआ, दिस इज फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब दोनों में फर्क देखो, क्या फर्क है दोनों के अंदर, इस वाले एक्सप्रेशन और इस वाले एक्सप्रेशन में फर्क देखो। इसमें टाइम का फैक्टर आ रहा है, यानी कि जब हमने सिग्नल को फोरियर सीरीज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, इट वाज नॉट प्योरली इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, बट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में देखो, देयर वाज नॉट ए सिंगल टर्म ऑफ टाइम इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, एंड this cos omega naught t, or if I say sin omega naught t, which is pi by j del omega minus omega naught minus del omega plus omega naught. These two, sin omega naught t and cos omega naught t, the Fourier transform of these two is very important as far as the convolution is concerned.
convolution is concerned in communication system. And these two will tell you the modulation. When we calculate the convolution of two systems in the communication, we generally express it as modulation. So जो आपका पूरा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही इन दोनों के फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन पर डिपेंडेंट है कि ये पूरा पूरा जो सिग्नल है वो उसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं. तो जो हम आज कम्युनिकेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं वो इसी की देन है, इन दोनों की ही देन है. ये आप जब एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में मोस्ट प्रोबेबली, then you will understand that how much the convolution is important for us as far as communication system is concerned. ठीक है. तो हमने देखा, हमने अभी तक दो प्रॉपर्टीज देखी हैं. एक तो देखिए टाइम रिवर्सल, जिसमें एफ माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है एफ माइनस ओमेगा. और अगर एक देखा हमने फ्रीक्वेंसी जी ओमेगा नॉट टी, तो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट एफ टी ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट टी एफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट. So these are called frequency shifting property and it is called time reversal property. It is time. There is one more property called time shifting property. So अगर हमारे पास एफ टी है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा है, सो एफ टी माइनस टी नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? सो एफ टी वाज वन अपॉन टू पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ओमेगा e to the power j omega t d omega. Now if I write f t minus t naught 1 upon 2 pi minus infinity to infinity f omega e to the power j omega t minus j omega t naught d omega. तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो मुझे एज इट इज मिल रहा है, बट ये नया फैक्टर है. सो एफ ओमेगा बिकम्स एफ ओमेगा इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट. सिमिलरली एफ टी प्लस टी नॉट बिकम्स एफ ओमेगा e to the power j omega t naught. Frequency, this is called time shifting. तो टाइम शिफ्टिंग और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में देखो क्या हो रहा है. अगर आप e to the power माइनस ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या बन जा रहा है? प्लस. प्लस से कर रहे हो तो ये बन जा रहा है माइनस इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. टाइम डोमेन में उल्टा हो रहा है. अगर आप माइनस दे रहे हो तो इधर भी माइनस मिल रहा है, प्लस दे रहे हो तो इधर भी एक्सपोनेंशियल में प्लस मिल रहा है. सो दीज आर टू प्रॉपर्टीज, टाइम शिफ्टिंग एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग. नेक्स्ट, फाइंड द Fourier transform of gate pulse. Find the Fourier transform of gate pulse, and gate pulse is defined as GAT T. Where T is width
Actually, it is area, where T represents the area. So this is the gate pulse. Let us calculate the Fourier transform of the gate pulse. So f omega will be minus infinity to infinity ft e to the power minus j omega t dt. ये है माइनस टी बाई टू टी बाई टू माइनस टी बाई टू टी बाई टू वैल्यू इज वन e to the power minus j omega t dt. So value is e to the power minus j omega t minus t by 2 to t by 2 minus j omega. So here you will get e to the power minus j omega t by 2 minus e to the power minus j t by 2 divided by minus j omega. You can say f omega is equals to e to the power j omega t by 2 minus e to the power minus j omega t by 2 divided by j omega. और इसको मैं लिख सकता हूँ टू जे साइन ओमेगा टी बाई टू डिवाइड बाई जे ओमेगा. ठीक है. और अगर मैं यहाँ पर this signal is represented as t into sampling omega t by 2. This signal is called sampling t is called sampling signal, which is equals to sine t by t. Sampling theta will be equals to sine theta by theta. Sine theta by theta. And it is the graph of this signal is like that. It's drawn as
This is called sampling t, and the value of the sampling t is sine t by t. इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जो हमारी गेट पल्स थी जिसका एरिया था टी, गेट पल्स थी जिसका एरिया था टी और विड्थ थी उसकी टी बाय, विड्थ भी कितनी थी टी। तो ये आ गया यहाँ पर। तो अगर आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपको मिलेगा टी सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टी बाई 2. So this one is area into sampling of omega width by 2. किसी भी गेट पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो इस फार्मूला से। तो यहाँ पर अगर आपका कुछ भी होगा, एरिया सपोज 2 है, 4 है, 3 है, so you can calculate the area and width and you can directly calculate the Fourier transform while it is multiple choice question. You can directly calculate. So we will see. सर ग्राफ में तो आपने वेट 1 ली थी, -t/2 से t/2 और 1 तक। विड्थ क्या होती है सर? मतलब जो रेक्ट पल्स बनाई थी आपने, ये पल्स बनाई थी ना, -t/2 to t/2 1. So what is width? Width is t, area is t, area is t, width is t. ठीक है। Next we will see in the next classes.